कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी विविधताएं कैसे हो सकती हैं एक ही देश में। चाहे परंपराओं की बात हो, सांस्कृतिक विरासत की बात हो, मीठी बोलियां हो, कलाकारों की टोलियां हो, मस्ती में झूमते नाचते गाते लोग अपनी धरोहरों को सहेजते, एक दूसरे को उसके बारे में बताते और पूरी दुनिया तक उसे पहुंचाते। अभी तक अलबेले भारत की अलग अलग लोक कलाओं से आपको मिलवा चुकी हूँ मैं इस पॉडकास्ट में, और आज फिर आपको लेकर चलती हूँ दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में, जहाँ के मैसूर शहर की एक बहुत ही सुंदर कला है जिसे हम जानेंगे आज। नाम है मैसूर पेंटिंग। रेडियो सिटी पर फोक कथा। भारत के कर्नाटका राज्य में एक शहर है जो इतिहास, ट्रेडिशन और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के साथ रेजोनेट करता है, और वो है मैसूर। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध मैसूर ने कला का एक यूनिक और कैप्टिवेटिंग आर्ट फॉर्म दिया है जिसे मैसूर पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, जो भारत में वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स में से एक है। ये उत्तम कलाकृतियाँ शहर के भव्य अतीत और इसके लोगों की कलात्मकता का रिफ्लेक्शन है। मैसूर पेंटिंग्स सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया की विंडो है जहाँ ट्रेडिशन क्रिएटिविटी से मिलता है और इतिहास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के साथ। ये पेंटिंग्स भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एसेंस को पकड़ते हैं। मैसूर पेंटिंग्स सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया की विंडो है जहाँ ट्रेडिशन क्रिएटिविटी से मिलता है और इतिहास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी इंट्रिकेट डिटेलिंग, रिच कलर्स और कैप्टिवेटिंग थीम्स के साथ ये पेंटिंग्स भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एसेंस को पकड़ते हैं। हिंदू माइथोलॉजी या देवी देवताओं की थीम्स पर बेस्ड मैसूर पेंटिंग्स सबल एलिगेंस, गोल्ड शिमरिंग वर्क और सबड्यूड कलर्स का एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन है। अब बात मैसूर पेंटिंग्स की हिस्ट्री और ओरिजिन की। मैसूर पेंटिंग इज अ साउथ इंडियन क्लासिकल पेंटिंग स्टाइल जो कर्नाटका की मैसूर सिटी में ओरिजिनेट हुई। कर्नाटका में कल्चरल आर्ट्स का समृद्ध इतिहास है जो अजंता काल या 2nd सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी AD तक हो सकता है। मैसूर पेंटिंग की उत्पत्ति विजयनगर एम्पायर के चित्रों में पाई जा सकती है और 15वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राटों के शासनकाल में इस आर्ट को सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी मिली। विजयनगर के राजा कला के पक्ष में थे। हालांकि तालिकोटा की लड़ाई में साम्राज्य के पतन के साथ क्षेत्र के कलाकार बिखर गए और मैसूर, सुरपुर, तंजौर इन विभिन्न स्थानों पर जगह ली। इन कलाकारों ने तब इन एरियाज के लोकल कल्चर रेफरेंसेस को अपनी कला में शामिल किया टू क्रिएट डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, जैसे कि मैसूर पेंटिंग्स और तंजौर पेंटिंग्स। कुछ सर्वाइविंग पेंटिंग्स श्रीरंगपट्टना, निप्पनी, सीबी, नरगुंडा, मैसूर, चित्रदुर्ग और कर्नाटका में कई जगह पर देखे जा सकते हैं। राजा वोडेयार फर्स्ट 1578 से 1617 AD ने श्रीरंगपट्टना में विजयनगर स्कूल के चित्रकारों के कई परिवारों का पुनर्वास करके पेंटिंग के कॉज में वाइटल रोल सर्विसेज प्रदान की। एवोल्यूशन ऑफ मैसूर पेंटिंग। राजा वोडेयार के उत्तराधिकारियों ने कलाकारों को माहौल और मंदिरों में पेंट करने के लिए कमीशन देकर आर्ट फॉर्म को एनकरेज करना जारी रखा। सैडली इनमें से कोई भी पेंटिंग सरवाइव नहीं कर पाई ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय ब्रिटिशर्स एंड अदर्स। इसका एक एग्जाम्पल तुमकुर और सीरा के बीच नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में देखा जा सकता है, जिसे हैदर अली और टीपू सुल्तान के नलप्पा नाम के एक सैनिक ने बनवाया था। मैसूर पेंटिंग्स का एक और एग्जाम्पल टीपू सुल्तान के महल दरिया दौलत बाग में पेंटिंग और मुराल्स हैं। टीपू सुल्तान की डिमाइस के बाद मैसूर के वोडेयार फिर से इस रीजन में रूल करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मुहम्मदी कृष्णा राजा वोडेयार मैसूर पेंटिंग्स के डेवलपमेंट के लिए एक नया एरा लेकर आए। आज जो पेंटिंग्स बची हुई हैं, उनमें से ज्यादातर इसी एरा की हैं। ये उस समय की बात है जब मैसूर पेंटिंग्स का एक पूरा डॉक्यूमेंटेड ज्ञान, जिसे श्री तत्व निधि कहा जाता है, इलस्ट्रेशंस और इंस्ट्रक्शंस के साथ 1500 पेजेस की मनुस्क्रिप्ट तैयार की गई थी। आज श्री तत्व निधि कलाकारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग टूल्स में से एक है। उस टाइम पीरियड से आज जो मैसूर पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं, वो मैसूर के जगमोहन पैलेस में पाई जाती हैं। इन पेंटिंग्स में मैसूर के रूलर्स, इतिहास और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, सेल्फ पोर्ट्रेट्स और हिंदू माइथोलॉजी शामिल हैं।
अब बात करते हैं मैसूर पेंटिंग्स के प्रोसेस एंड मेथड की। मैसूर पेंटिंग्स को पूरी तरह से और मजबूत मेथड के माध्यम से केयरफुली बनाया गया है। सबसे पहले कैनवस या बेस तैयार किया जाता है। पहले ये लकड़ी, कागज, कपड़ा या जमीन हुआ करता था। अगर इसे पेपर के पल्प से बनाया गया था तो इसे सुखाया गया था और फिर क्वार्ट्ज के साथ पॉलिश किया गया था। और अगर ये कपड़ा था तो इसे लकड़ी के बोर्ड पर दलिया, गोंद और ड्राई व्हाइट लेड के पेस्ट का यूज करके रखा गया था। बाद में कलाकार अखबार की लेयर्स का यूज करेंगे और उनके ऊपर एक ड्राइंग शीट चिपकाएंगे। फिर शीट को मैदा या रिफाइंड आटे से कवर कर दिया। आज हालांकि कार्ट्रिज या माउंट कार्डबोर्ड का यूज बेस के रूप में किया जाता है। एक बार बेस तैयार हो गया तो उसके बाद स्केच ड्रॉ किया जाता है। पहले इमली की टहनियों का इस्तेमाल करके स्केच बनाया जाता था। उसके बाद स्केच में जो ऑब्जेक्ट सबसे दूर थे या पेंटिंग का मेन फोकस नहीं थे, जैसे आकाश, नदी, पहाड़ियाँ, जानवर आदि, पेंट किए जाते थे। इन्हें पेंट करने के बाद अटेंशन पेंटिंग के मेन कैरेक्टर्स पर शिफ्ट हो गया, जिसमें चेहरे, गहने, ड्रेसेस की डिटेलिंग थी। ये इसी स्टेज के दौरान भी है कि पेंटिंग में गेसो वर्क और गोल्ड कवरिंग ऐड किए जाते हैं। तो मैसूर पेंटिंग्स में गेसो वर्क का क्या महत्व है? मैसूर पेंटिंग की सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है उन पर गेसो वर्क या गोल्ड का काम। गेसो गैम्बोस व्हाइट लेड पाउडर और गोंद का मिक्सचर है जिस पर गोल्ड की पन्नी चिपकाई जाती है। गेसो वर्क का यूज ज्वेलरी, कपड़े, इंट्रिकेट डिजाइन्स और कपड़े या वास्तुशिल्प ऑब्जेक्ट्स जैसे आर्चेस और पिलर्स पर डिटेलिंग को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। मैसूर पेंटिंग्स में गेसो वर्क उतना एलिवेटेड या थिक नहीं है जितना तंजौर पेंटिंग्स में देखा जाता है। ये शायद साउदर्न इंडिया के इन दो ट्रेडिशनल क्लासिकल पेंटिंग्स के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अरेबिक गम और जिंक ऑक्साइड से बने गेसो पेस्ट को पहले इसे थोड़ी ऊंचाई देने के लिए लगाया जाता है, फिर गोल्ड की फॉइल को इस सरफेस पर चिपकाया जाता है। गेसो का काम आमतौर पर सुबह में किया जाता है ताकि गोल्ड फॉइल बिछाने के बाद इसे 6 से 8 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। एक्सेस गोल्ड को फिर ब्रश या कॉटन का यूज करके हटा दिया जाता है। क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत महंगी होती है, सो एक्सेस गोल्ड जो हटा दिया गया है उसे वापस पेंटिंग्स में रीयूज किया जाता है। कलर्स एंड टेक्निक्स इन मैसूर पेंटिंग्स। मैसूर पेंटिंग्स में बेसिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इनिशियली रंग नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए थे, जैसे कि वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स और फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स। आजकल ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल कलर्स एंड समटाइम्स एक्रिलिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब पेंटिंग कलर्स और गेसो वर्क से पूरी हो जाती है और पूरी तरह से सूख जाती है तो इसे कवर करने के लिए एक पतले पेपर का यूज किया जाता है। एक सॉफ्ट स्टोन, जिसे कालूपाड़ा कुल्लू के नाम से जाना जाता है, को पेंटिंग पर रगड़ा जाता है ताकि जब कागज को हटा दिया जाए तो पेंटिंग एक शीशे सी चमक प्राप्त कर ले जो गोल्ड वर्क के साथ स्टनिंग लगती है। पेंट करने के लिए ब्रश, गोल्ड फॉइल और पेंट जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश गिलहरी के बाल, बकरी के बाल या ऊंट के बाल से बनाए जाते हैं। आज के दौर में कई कलाकार अभी भी सिंथेटिक ब्रश की जगह गिलहरी के बाल वाले ब्रश यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैसूर पेंटिंग्स के कई अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कि पेंटिंग विद एम्बॉसिंग। दूसरा प्रकार है पेंटिंग विद गोल्ड फॉइल बट विदाउट एम्बॉसिंग। तीसरा है मक्की सफेदा। इस टाइप की मैसूर पेंटिंग में सफेद रंग की शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक बॉर्डर आमतौर पर काले और पीले रंग में निश्चित तौर से पाया जाता है और मेन फिगर्स पीले रंग में पेंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं मैसूर पेंटिंग्स की थीम और सब्जेक्ट्स की। मैसूर स्टाइल ऑफ पेंटिंग देवी देवताओं और माइथोलॉजिकल फिगर्स के चित्र हैं। पेंट किए गए कुछ मोस्ट कॉमन गॉड्स देवी राजराजेश्वरी, दशावतार, कोदंडरामा, चामुंडेश्वरी, सरस्वती, लक्ष्मी, शिव पार्वती हैं। 19th सेंचुरी में रॉयल फैमिली और किंग्स के चित्रों को भी पेंट किया गया था। महाकाव्यों के नायकों के साथ साथ रियल लाइफ मॉडल्स भी पेंट किए गए हैं। मैसूर पेंटिंग्स में चित्रित आकृतियों में कुछ कॉमन विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखें मछली के आकार की हैं, उभरी हुई गोल चिन्ह हैं और हेयर स्टाइल, गहने और ड्रेसेस मैसूर के ट्रेडिशनल अटायर और फीचर्स पर बेस्ड हैं। आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड भी ज्यादातर मैसूर पैलेसेस के लिए है और देवताओं और देवी के पैरों को सम्मान के निशान के रूप में फूलों पर रखा गया है। अब बात उनकी जिनके बिना कोई भी कला पूर्ण नहीं होती, यानी कि कलाकार। मैसूर पेंटिंग्स के कुछ फेमस आर्टिस्ट में से एक हैं श्री के.एस. श्रीहरि, जिनकी विराट स्वरूप और पंचनारी तुरुगा कुछ फेमस रचनाएं हैं।
दूसरे हैं एम राम नरसैया। मैसूर के शाही परिवार और उनकी कई पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। उनके चित्रों में मैसूर की संस्कृति, परंपराओं और समाज को भी दर्शाया गया है। एम राम नरसैया की बेटी चंद्रिका उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है और ऑयल, एक्रिलिक और पेंट के डिफरेंट मीडियम्स के साथ काम करती है। श्री आनंद, बीपी रामकृष्णा, आरजी सिंह और भी कई मैसूर के अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये पेंटिंग्स लेबर इंटेंसिव आर्ट फॉर्म है और इन्हें पूरा होने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि फिनिश्ड प्रोडक्ट वर्क ऑफ ब्यूटी है जिसे देखकर कोई भी इंसान मंत्रमुग्ध हो जाएगा। परंपरा में निहित होने के बावजूद मैसूर पेंटिंग सालों साल विकसित हुई है। आधुनिक कलाकारों ने इस प्राचीन कला रूप में नयापन लाया है, नए सब्जेक्ट्स, स्टाइल्स और टेक्निक्स को भी यूज किया है। इस डेवलपमेंट ने ये सुनिश्चित किया है कि पेंटिंग अपने कालातीत आकर्षण को बनाए रखते हुए आज की दुनिया में प्रासंगिक बनी हुई है। मैसूर चित्रकला की विरासत को सेफ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैसूर में आर्ट इंस्टीट्यूट, दीर्घाएं और कार्यशालाएं कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। मैसूर पेंटिंग्स ऐसी इंडियन क्लासिकल पेंटिंग है जो उस क्षेत्र जहां से वो आती हैं उसके लिए अद्वितीय और विशिष्ट हैं। भारत की कई अन्य ट्रेडिशनल पेंटिंग और आर्ट फॉर्म्स की तरह मैसूर पेंटिंग भी इस राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का मैनिफेस्टेशन है। अपनी यूनिक शैली और यूनिक कलाकृतियों के लिए मशहूर मैसूर पेंटिंग का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @भाईसाहब के नाम से आपको मिलूंगी। साथ ही साथ एक और एपिसोड भारत की फोक आर्ट से आपके लिए लेकर आऊंगी इन फोक कथा विद पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।